do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Oscillations, chapter number 17 of this book, Grade 12 Physics, National Book Foundation. Oscillations, chapter number 17 of this book. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, बट इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मैं पॉइंट आउट करूँगा और उनके आंसर्स भी। सो बी फोकस्ड, आपने ध्यान से सुनना है। और ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की बेस भी है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। और ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उनकी बेस भी है। तो ये समझ आए, टॉपिक आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक भी समझ आएगा। सो अपने फोकस्ड रहना है, ध्यान से सुनना है। अपनी आंखें और कान दोनों टोटली यहाँ पे फोकस करना है, आपने हर चीज़ को सुनना है। स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक मैं एक सिंपल एक्टिविटी से स्टार्ट करूँगा। ये मेरे हाथ में एक पेंडुलम है, सिंपल। ये डायग्राम बनी हुई है, ये पेंडुलम है मेरे पास एक हाथ में। तो अगर अब पेंडुलम क्या है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा के इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इस तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ज़रा ये समझ लें, जब ये एट रेस्ट है, जिस पे फोर्स नहीं लग रही, इस टाइम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस वक्त ये मीन पोजीशन पे, ये लिखा हुआ है मीन पोजीशन। इस वक्त पेंडुलम क्या है, मीन पोजीशन पे। जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पर, मीन से मैं एक्सट्रीम पे ले आता हूँ। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन है, और ये फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ओ हमारे पास मीन पोजीशन पे, ए एक्सट्रीम पे और बी भी एक्सट्रीम पे है। मीन कब है, मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इस वक्त ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है या फिर मीन पोजीशन ही पे है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये मैंने फोर्स लगा के यहाँ ले आया तो अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। और अगर ये इसको भी फ्री करता हूँ तो ये मीन पे जाके रुकेगा नहीं, ये मीन से आगे चला जाएगा, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। ये सेंटर में मीन पोजीशन है, इसके इस तरफ और उस तरफ मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। यही डेफिनेशन है। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो क्या मतलब, आगे पीछे। जिस तरह ये इसको ना, अगर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ इस पेंडुलम को, तो ये इसकी जो मूवमेंट है ये टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स कि आगे पीछे। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करे अगर कोई बॉडी, सच मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, अब ये बॉडी इस टाइम ये टू एंड फ्रो मूव कर रही है। व्हेन अ बॉडी मतलब ये बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये सेंटर में इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन के अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इस तरह मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। सच मोशन और ऐसी मोशन इस कॉल कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा एक बात हो, ऑसिलेटरी मोशन, सॉरी ट्रांसलेटरी नहीं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो आप सिर्फ वाइब्रेटरी भी लिख सकते हैं, सिर्फ ऑसिलेटरी भी लिख सकते हैं, तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब इसके एग्जांपल्स, चाइल्ड ऑन अ स्विंग। स्विंग जो नॉर्मली पार्क में झूला होता है, जैसे बच्चा बैठता है और वो बच्चा बैठ के इस तरह उसको
झूला ले रहा होता है इस तरह, तो ये उसकी जो मोशन है वो भी एग्जांपल है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। ये एग्जांपल्स है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, दोनों एक ही है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, आपने देखा होगा खासकर ये पुरानी कुछ क्लॉक्स थी, घड़ियाँ थी, जिनमें बॉटम पे इस तरह पेंडुलम मूव कर रहा होता था, जिस तरह मतलब कि ना इस तरह पेंडुलम होता है हैवी, वो इस तरह मूव करता रहता, जिसकी वजह से उस क्लॉक की नीडल्स मूव करते थे। तो उसकी जो मूवमेंट है वो भी एग्जांपल किसकी है, वाइब्रेटरी मोशन की। बाउंसिंग ऑन अ ट्रम्पोलिन, ट्रम्पोलिन ये जो झूला नॉर्मली ईद के मौके पे जिस पे बच्चे इस तरह रबर का होता है और बच्चे उस पर जंप करते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है की एग्जांपल है। मोशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जंजले के दौरान जो अर्थ की मूवमेंट है, अर्थ इस तरह मूव करते हैं, तो उसकी जो मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। जो विंग्स ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइंग, परिंदों के पर ड्यूरिंग फ्लाइंग, उड़ने के दौरान, तो उनकी जो मूवमेंट है इस तरह परों की, वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, अब नॉर्मली जब गिटार उसकी जो स्ट्रिंग है उसके इस तरह बारीक बारीक गिटार पे ना जब उसको हिट करते हैं फिंगर से, तो बारीक बारीक इस तरह स्ट्रिंग्स होती हैं, धागे होते हैं हार्ड, तो उंगली से जब हिट करते हैं तो वो इस तरह अप एंड डाउन मूव करते हैं धागे, तो उन धागों की जो मूवमेंट है, गिटार के धागे जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। अ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, अब ये मेरे पास है, ये भी क्रिस्टल है, इसके जो एटम्स की मूवमेंट है, इसके जो एटम्स है इस टाइम पे वो स्लाइडली वाइब्रेट हो रहे हैं इस तरह, तो उनकी मूवमेंट भी जो सी है वो भी एग्जांपल है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, हार्ट बीट, बीटिंग ऑफ द हार्ट की जो बीट्स हैं जो पंप हो रही है वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। ओशन वेव्स एंड रिपल्स ऑन पाउंड, ओशन वेव्स समुंदर की लहरें वो भी इस तरह अप एंड डाउन मूव कर रही है, तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। रिपल्स ऑन पाउंड, अब तालाब पे पत्थर फेंकते हैं, वहाँ पे वेव्स जनरेट होती हैं, वो भी एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन की। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी चार्ज पार्टिकल की वाइब्रेशन से मूव होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये भी एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। सेम इस तरह लाइट वेव्स भी। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, पेपर में आता है कि डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन विद एग्जांपल्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द मास स्प्रिंग सिस्टम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये उसका पार्ट में आ सकता है या सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने एग्जांपल्स, अच्छा लाजमी नहीं कि सारे एग्जांपल्स रखनी है, अब पेपर में आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि ओशन वेव्स की मूवमेंट कौन सी है, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें एक आपके पास ऑसिलेटरी होगा, वाइब्रेटरी होगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह के तमाम को आपने समझना है, आप याद नहीं रखना, समझने की कोशिश करनी, कोई चेंज होकर भी आए तो ये इस तरह MCQs आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद ये तो हो गई ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है, द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कंप्लीट राउंड ट्रिप, ये जरा समझ लें, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या है, यहाँ पर हम ओ से चले, हमारे पास मीन पोजीशन ओ से हम ए पे आए, फिर बी पे गए, फिर वापस ओ पे आए, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया, एक मुकम्मल चक्कर, ओ से चल के ए पे आए, फिर वापस इधर बी पे गए और फिर ओ पे आके रुक के, तो हमारे पास एक कंप्लीट चक्कर हो गया। इसे हम बोलते हैं ओसिलेशन, वन ओसिलेशन या फिर ओसिलेशन और वाइब्रेशन। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूँ तो इस तरह, मतलब कि हम यहाँ से चलें, ओ से हम स्टार्ट लें, ओ से हम ए पे आए, ए से हम बी पे, और बी से वापस फिर हम ओ पे, तो ये वन वाइब्रेशन हो गया। ये इसकी डेफिनेशन है, दी कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर, मुकम्मल तब होगा ना कि यहाँ से आए और यहाँ पर रुक जाए, तो फिर तो आता है ना,
आगे आए वापस यहाँ तक आए, जहाँ से चल रहे थे उधर ही वापस आ गए, तो ये कंप्लीट चक्कर है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर ऑफ एन ओसिलेटिंग बॉडी, ये ओसिलेटिंग बॉडी है, इस ओसिलेटिंग बॉडी का एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, मीन से इधर इधर फिर मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ओसिलेशन और वाइब्रेशन। बस ओसिलेशन की डेफिनेशन समझ आ गई। ओसिलेटिंग बॉडी का एक कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इज कॉल्ड ओसिलेशन और वाइब्रेशन। होप के ओसिलेशन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब इसी चीज को वन कंप्लीट मोशन फ्रॉम ओ टू ए, हम चले थे ओ से ए पे, ये ए है और ये ओ है, ओ से हम ए पे आए यहाँ से यहाँ तक, फिर हम ओ से ए से ओ पे गए, फिर हम ए से ओ, फिर ओ से बी, फिर ओ से बी, फिर बी से ओ, फिर ओ से बी और बी से ओ इज कॉल्ड वन ओसिलेशन। मतलब फ्रॉम ओ टू ए, देन ए टू ओ, ओ टू बी एंड देन बी टू ओ इज कॉल्ड वन ओसिलेशन। तुम्हारा ये एक ओसिलेशन हो गया, वन कंप्लीट मोशन फ्रॉम ओ टू ए टू ओ टू बी, बी टू ओ इज कॉल्ड वन ओसिलेशन। होप के समझ आ गई। अब इसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू ओसिलेशंस, ओसिलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है ओसिलेशन से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, एक है एम्पलीट्यूड। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक टर्म है टाइम पीरियड, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म्स हम अभी बारी बारी समझेंगे और इनमें से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनकी निस्बत में। अच्छा, फर्स्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है और ये हम समझ लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस पेंडुलम को मूव करवा के यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, ये हमारे पास है एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स इस डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। हमने इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करवा दिया। द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये पेंडुलम हमारे पास क्या वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, पेंडुलम को हम यहाँ से, अगर मैं ये प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास पेंडुलम था, पेंडुलम को हमने, ये इसकी मेन पोजीशन है जहाँ पे ये विदाउट फोर्स रुका हुआ है, हमने मीन से इसको यहाँ तक ले आए, तो मीन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स कहेंगे और ये इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। यही बात कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, इस वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसकी ये मेन पोजीशन है जहाँ पे ये रुका हुआ, मेन पोजीशन से इसका यहाँ तक ले, इसका जो डिस्टेंस है ऑन आइदर साइड एट एनी इंस्टेंट, किसी साइड में, मैं इस तरफ लेकर आया हूँ, इसको यहाँ से इस तरफ लाया हूँ, इसको मैं इस तरफ भी ले गया सर, आइदर साइड, किसी भी साइड पे, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है एक्स। अब इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट इसके होंगे मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट आ गया हमारे पास मीटर। अब आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम लिखते हैं एक्स नॉट, इसको हम लिखते हैं एक्स, और एम्पलीट्यूड की क्या लिखते हैं एक्स नॉट। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होगा,
मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये हमारे पास है मीन पोजीशन और ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मीन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम के अलावा कोई भी डिस्टेंस होगा किसी भी इंस्टेंट पे वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और जो मैक्सिमम होगा उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम लिखते हैं एक्स नॉट। तो इस डायग्राम पे अगर मैं ड्रा करूं तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर मीन से यहाँ तक, ये हमारे पास है एक्स नॉट। तो एक्स नॉट हमारे पास है एम्पलीट्यूड और ये एक्स है डिस्टेंस, ये बात है। अब इसका ऐसे यूनिट, इसका भी ऐसे यूनिट मीटर है और इसका भी दोनों डिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट दोनों का सेम होगा। अब आते हैं टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने पे जो टाइम लग रहा है वो इसका टाइम पीरियड है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये ना वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, तो क्या था कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मतलब कि ओ से ए से बी और फिर ओ, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, ये वाला एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पे जो टाइम लग रहा है उसे हम कंप्लीट राउंड ट्रिप मतलब कि इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पे जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, यही लिखा हुआ है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम ऐसा यूनिट क्या, सेकंड, सेकंड में मेजर करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। अब एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, 5 वाइब्रेशन हुई है तो 5 इसकी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। एक सेकंड में अगर हाफ वाइब्रेशन हुई है तो 0.5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो सेम ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यही इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। एन क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टी से टाइम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एन क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टी से टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का हमारे पास, इसके तरफ आ रहा होगा। अच्छा, इसका से यूनिट क्या है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का से यूनिट क्या है, हर्ट्ज। और हर्ट्ज इसके इक्वल है, ये एमसीक्यूज आता है अक्सर, हर्ट्ज होता है 1 आवर सेकंड के इक्वल। क्यों, एन का तो यूनिट नहीं है, ये तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, 5 वाइब्रेशन है, 6 यूनिट नहीं। टाइम का यूनिट सेकंड है तो 1 आवर सेकंड, 1 आवर सेकंड ये हर्ट्ज के इक्वल होता है। तो ये बात एमसीक्यूज एक और ये पेपर में अक्सर आता है एमसीक्यूज में कि हर्ट्ज इज इक्वल टू, नीचे आपके पास 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा 1 आवर सेकंड। तो हर्ट्ज 1 आवर सेकंड के इक्वल होता है, यहाँ से पता चल रहा है कि 1 आवर सेकंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। अब एक और ये भी एमसीक्यूज के एतबार से, फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टी की इक्वल होती है और टी 1 ओवर एफ की इक्वल है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम आपस में रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्ट है, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, ये अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के उल्ट है, एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज कर जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1 ओवर टी और t इज इक्वल टू 1 ओवर f, ये दूसरे उसका रेसिप्रोकल है। ये सेकंड फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, ये फर्स्ट से सेकंड, और ये टाइम पीरियड है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बात जरा समझ लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, फॉर एग्जांपल अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉडी दीजिए, ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गई, यहाँ से ये यहाँ से मूव करती हुई बॉडी यहाँ पर आ गई।
तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना है 90 डिग्री होगा, तो इसको हम लिखते हैं पाई बाय 2। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना है पाई बाय 2। अगर ये मूव करती हुई यहाँ तक आ जाती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका फिर क्या बनेगा, यहाँ मूव करती हुई यहाँ तक आ जाती है 180 को हम क्या लिखते हैं पाई, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पाई। और अगर ये यहाँ से मूव करती हुई वापस यहाँ तक आ जाती है तो ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो होता है इसको बोलते हैं 2 पाई या 360 डिग्री। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 2 पाई, तो यही बात लिखी हुई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा चक्कर का है और वो कितना है 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये कंप्लीट चक्कर का जो टाइम है उसको हम कैपिटल टी लिखते हैं और इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यही बात लिखी हुई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये लिखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और ये 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, इस कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब ये 1/t किसके इक्वल है एफ के, तो 1/t की जगह पे यहाँ एफ लिख दिया है। 2 पाई इसी तरह इक्वल टू भी इसी तरह, ओमेगा भी इसी तरह, सिर्फ 1/t की जगह पे एफ लिख दिया क्योंकि 1/t एफ के इक्वल है। तो ये फ्रीक्वेंसी का सेकंड फार्मूला है 2 पाई एफ, यहाँ पे 2 पाई/t। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे रेडियन पर सेकंड। कैसे, ये एंगल कितना 2 पाई रेडियन है या 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, तो एंगल इसका होगा यूनिट क्या होगा 2 पाई का रेडियन और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड ये इसका ऐसे यूनिट है और ये इसका फार्मूला है। अच्छा, और ये जो से फार्मूलाज हैं ये या ये ऐसे यूनिट्स हैं कि MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में इनमें से किसी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स टू ईच अदर है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। तो ये इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने इसको माइंड करा।